आज हम लोग हिस्ट्री में वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये हिस्ट्री का यूपीएससी आईएएस का नोट्स है। तो हम यूपीएससी आईएएस के नोट्स से आज पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं यूपीएससी आईएएस के नोट्स में वैदिक संस्कृति के बारे में क्या बताया गया है। वैदिक संस्कृति में पहला वेद होता है। वेद में आर्यों को जानने का स्रोत। वेद क्या है? आर्यों को जानने का स्रोत है। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और वेद शब्द से वैदिक बना। वेद शब्द से वैदिक बना है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वैदिक सब आर्यों का अर्थ क्या होता है? आर्यों का अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ होता है। आर्यों का अर्थ क्या होता है? उत्तम या श्रेष्ठ होता है। वैदिक सभ्यता का अर्थ, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इतनी बात को हम लोग ध्यान रखें। देख लिए अभी है वैदिक काल। वैदिक काल कब से है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि वैदिक काल जो हुआ वो 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व हुआ। अरे ये कलर काहे नहीं होने लगा? एक सेकेंड। तो वैदिक संस्कृति में वेद में पहला वेद होता है। वेद में आर्यों को जानने का मुख्य स्रोत है। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। वेद शब्द वैदिक से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। आर्य का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ होता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और वैदिक संस्कृति सिर्फ वैदिक संस्कृति कब काल पूछे जाए तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक पूछा जाए तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अभी हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। 1400 ईसा पूर्व बुग-ज-कोई एशिया माइनर के अभिलेख में। बुग-ज-कोई कहाँ का? एशिया माइनर का अभिलेख है। ऋग्वैदिक काल के देवता, ऋग्वैदिक काल के कौन कौन से देवता थे? तो इंद्र थे, वरुण, मित्र तथा नास्तय का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्तय का उल्लेख है। सप्त सैंधव सभ्यता। कैसी सभ्यता? सप्त सैंधव सभ्यता ऋग्वेद में वर्णन है। सप्त सैंधव सभ्यता या 7 नदियाँ। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियाँ। 7 नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु नदी उसमें क्या बोला जाता था? सुवासा बोला। सिंधु नदी को उस समय सुवासा बोला जाता था। सतलज को क्या बोला जाता? सतरूसी बोला जाता था। व्यास को विपाशा बोला जाता था। रावी को पहले परुष्णी बोला जाता था। चेनाब को अस्कनी। चेनाब को क्या बोला जाता? अस्कनी। झेलम को विदिस्ता। घग्गर को सुषमा से घिरा क्षेत्र था। ये सप्त सैंधव प्रदेश थे। 7 नदियों के बारे में। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अफगानिस्तान की 4 नदियों के बारे में किस वेद में बताया गया? तो इसका सही जवाब क्या होता? अगर आपको पता होता तो आप लगाते हैं ऋग्वेद में। तो कौन कौन से? कुंभा को उसमें काबुल कहा जाता था। कुर्मा
क्या? कुर्मु, कुर्मु को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवस्तु, सुवस्तु को स्वात का उल्लेख। 4 नदियों। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। क्या बोल रहा है? ऋग्वेद में नदी सूत्र में 21 नदियों का, ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। और सबसे अधिक सिंधु का सर्वाधिक वर्णन है, मिलता है। सिंधु का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। क्या बोल रहा है? सरस्वती सबसे पवित्र नदी था। अन्य नाम, सरस्वती नदी का अन्य नाम क्या था? मातेत्मा, नदीत्मा, देवीत्मा। मातेत्मा, नदीत्मा, देवीत्मा, ये किसका नाम था? सरस्वती का नाम था। नदी सूक्त में, नदी सूक्त 21 में, नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, लेकिन नदी सूक्त में क्या पूछ रहा है? नदी सूक्त में विपाशा नदी का कोई उल्लेख नहीं है। नदी सूक्त में विपाशा नदी का कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में 4 प्रमुख, ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख, ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख। ये क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, तो मैंने नहीं देखा। अगर ये जान जाएंगे तो आपको लिए बहुत अच्छा होगा। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत, केवल हिमालय पर्वत में उनकी चोटी को, चोटी मुजवंत, मुजवंत, हिमालय की चोटी क्या नाम है? मुजवंत का उल्लेख है। हिमालय की चोटी मुजवंत का उल्लेख है। ऋग्वेदिक पुरातात्विक साक्ष्य के प्रमुख 3 प्रकार हैं। ऋग्वेदिक में पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले उनके मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला कौन कौन से? काले एवं लाल मृदभांड, ताम्र पुज्य, गोरुवनी मृदभांड। अभी ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये जानते हैं। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? सबसे छोटी, ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या होता था? कुल या ग्राम। सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होता है। अभी भी सबसे छोटा कुल या परिवार एक घर में होता है, उसका उससे बड़ा गांव, एक गांव मिलता है। उसके बाद विस होता है और जन। अभी हम लोग के पास क्या होता है? कुल या परिवार होता है, फिर गांव, ग्राम होता है, फिर शहर होता है, फिर जिला होता है, ऐसा होता है। छोटी इकाई, प्रधान या छोटी इकाई, इसको क्या कहते थे? प्रधान को क्या कहते? कुलुक कहते थे। और इकाई थी। ग्राम कई परिवारों का समूह। क्या बोलता है? ग्राम कई परिवारों का। अभी हमारे गांव में छोटे छोटे परिवार मिलके, बहुत सारे गांव मिलके एक समूह होते हैं, तो इसका प्रधान, ग्राम कई परिवारों का समूह, इसका प्रधान ग्रामीणी होता था। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी होता है। अभी गांव का प्रधान मुखिया होता है, इस तरीके से। विस कई गांवों का समूह, विस कई गांव का समूह मिलता था और उसके के प्रधान को विस्पति का, तो विस से विस्पति, ग्राम से ग्रामीणी। विस समूह, विस के समूह को जन कहा जाता है। विस के समूह को, कई परिवार मिलेंगे तो ग्राम बनेगा, कई ग्राम मिलेंगे तो विस बनेगा, कई विस मिलेंगे तो जन। और जन के प्रधान को क्या कहते हैं? राजा या जनपति कहा जाता। और जनों का प्रधान कौन होता था? जनों का प्रधान राजन होता था। जनों का प्रधान राजन होता था। प्रशासन मुख्यतः कबीलाई प्रशासन कैसा था? कबीलाई, एक कबीलाई प्रशासन। सैनिक प्रभाव प्रमुख थे। वहाँ ऋग्वेदिक काल में सैनिक प्रभाव प्रमुख थे। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। और 1400 ईसा पूर्व में बगजोकोई एशिया माइनर का अभिलेख में ऋग्वेदिक काल में देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्तिक का उल्लेख होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद का वर्णन में, सप्त सैंधव प्रदेश मतलब ऋग्वेद में वर्णन है। सप्त सैंधव का किस में वर्णन है? ऋग्वेद में वर्णन है, जिसमें 7 नदी है। कौन कौन सी नदी? सिंधु जिसको सुवासा कहा, सतलज, शत्रुषि, व्यास को विपाशा, रावी को परोशनी, चेनाब को अस्कनी, झेलम को वितिस्ता, घग्गर को सुसीमा से घिरा क्षेत्र था। ऋग्वेदिक में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है, जिस कौन कौन से? कुंभा जिसको काबुल कहते हैं, कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल और सुवर्सु स्वात का उल्लेख है। ऋग्वेद में 21 नदी
नदी सूत्र में 21 नदियों का वर्णन है। सिंधु का सर्वाधिक उपलेख है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, जिसे मातेत्मा, नदीत्मा या देवीत्मा कहा जाता था। नदी सूक्त में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। नदी सूक्त में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी, जिसे मुवज्जत कहा गया है। ऋग्वेदिक पुरातात्विक साक्ष्य में 3 प्रकार के मिलते: काले एवं लाल मृदभांड, ताम्र पुंज और गेरुवनी मृदभांड, गेरुवनी मृदभांड। और ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था, उससे बड़ा ग्राम होता था, उससे बड़ा विश्व होता था, उससे बड़ा जन होता था। छोटी प्रधान को ग्राम प्रधान को कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। और वहाँ की इकाई राजनीतिक इकाई कैसी थी? इकाई क्या थी? ग्राम प्रधान के समूह को ग्रामीण कहा, तो उसकी इकाई ग्रामीणी थी। विश्व कई गांवों के समूह का समूह था, जिसके प्रधान को विस्पति कहा था। विश्व से विस्पति। और विश्व के समूह को जन कहा जाता था। जन के प्रधान को राजा या जनपति कहा जाता था। जनों के प्रधान को राजन। प्रशासन कबीलाई कबील में बसा बना हुआ था। सैनिक प्रभाव था। ऋग्वेदिक देख लिए। अब हम लोग उत्तर वैदिक में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सतपथ ब्राह्मण आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती। कैसी जानकारी मिलती? आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती है। आर्य विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहे। आर्य क्या बोल रहे हैं? विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहे। उत्तर के जो संपूर्ण क्षेत्र वहां पहुंच गए थे आर्य। और इसका स्रोत की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो सामवेद से मिलता है, यजुर्वेद से मिलता है, अथर्ववेद मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सारे के स्रोत मिलते हैं। आर्यों के जीवन में स्थापित कृषि का महत्व बढ़ने से आर्यों के जीवन में स्थापित कृषि का महत्व बढ़ने से है। हिमालय एवं विंध्याचल के मध्य क्षेत्र का नाम मध्य देश। क्या बोल रहा है? हिमालय एवं विंध्याचल के मध्य क्षेत्र को कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। गंगा यमुना दोआब का नाम ब्रह्मसी देश था। ब्रह्मश्री देश कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? पहली बार राज्यों का उदय हुआ। पहली बार क्या हुआ? राज्यों का उदय हुआ था। उदय का जानकारी मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राज्यों के बारे में पहली बार उदाहरण पुरु एवं भरत मिलकर कुरु बने। पुरु एवं भरत मिलकर क्या बने? कुरु बने। कुरुआओं की राजधानी कहाँ थी? आसंदिवत और हस्तिनापुर। पांचाल, ये क्या होता था? पांचाल प्रसिद्ध शासक। पांचाल क्या होता था? प्रसिद्ध शासक प्रवाहन। पांचाल की राजधानी कंपावली। सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा था? विकसित राज्य पांचाल था। वैदिक सभ्यता में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता था। वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है पांचाल को। जनपद का अस्तित्व आया। उत्तर वैदिक काल में जनपद का अस्तित्व आया। जनपद का राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले पूछा जाए जनपद का अस्तित्व कब आया? तो उत्तर वैदिक काल में आया था। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। क्या पूछा है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राजा के बारे में पढ़ते थे। पूर्व क्षेत्र के जो राजा थे, उसका राज्य का नाम साम्राज्य कहा जाता था। राजा का नाम सम्राट होता था। पश्चिम में जो राज्य क्षेत्र थे
उसे स्वराज कहा जाता था। जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के, तो पश्चिम तरफ में। और उसके राजा को स्वराट कहा जाता था। उत्तर में वैराज्य कहा जाता, वैराज विराट, राजा को विराट कहा जाता था। दक्षिण में राज्य को भोज कहा जाता था, उसके राजा को राजा भोज कहा जाता था, दक्षिण में ही थे वो। मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीच, मध्य प्रदेश नहीं, बीच में, मतलब इसका मतलब हुआ उसको राज्य कहा जाता था और उसके राजा को राजा ही कहा जाता था। ये कुछ जानकारी है जो वैदिक संस्कृति के बारे में है। आपको कुछ इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गया अगर आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो चलिए इसके आगे वाले पृष्ठ में चलते हैं। राजा का नाम राजा का नाम पूछा है। जनस्योगोपा, पुरभेता, विस्पति, गणपति, गोपति। राजा को अन्य किस नाम से जाना जाता था? जनस्योगोपा, पुरभेता, विस्पति, गणपति और गोपति। ये सारे राजा का नाम हुआ करता था उस समय। इस नाम से भी राजा को बुलाया जाता था। प्रमुख अधिकारी पुरोहित सबसे प्रमुख होते थे। पुरोहित जो हैं सबसे प्रमुख होते थे। सेनानी, ग्रामीण, वृद्ध जनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था। सभा में क्या होता था? सभा में वृद्ध जन एवं कुल के व्यक्तियों की संस्था होती थी। सब स्त्रियां भी सभा में शामिल होती थी। ऋग्वेद में सभा की 8 बार उल्लेख किया गया है। उसके सदस्य को, सभा के जो सदस्य होते उसे सुजान कहा जाता था। सभा के सदस्य को क्या कहा जाता था? सुजान कहा जाता था। सभा और समिति के प्रमुख को क्या कहा था? ईशान कहा जाता था। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। कबीलों की आम सभा या कबीलों की क्या पूछा है? कबीलों की आम सभा या सामान्य जनता का प्रतिनिधि करता था। और समिति में स्त्रियां नहीं होती थी। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें स्त्रियां होती थी सभा में, लेकिन समिति में स्त्रियां नहीं होती थी। विदित आर्यों की प्रारंभिक संस्था। आर्य आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सामाजिक। रत्नी, सुत, रथकर तथा कामदे कुल 12 अधिकारी थे। वजपति, गोचर भूमिक अधिकारी। ये पूछा गया एग्जाम में। वजपति किसे कहा था? गोचर भूमि के अधिकारी को वजपति कहा जाता था। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। युद्ध हेतु गोवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता। ऋग्वेद में युद्ध हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? गोवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजा उस समय अस्थायी सेना नहीं रखते थे। राजा अस्थायी सेना नहीं रखते थे। सुदास के पुरोहित कौन थे? सुदास के पुरोहित विशिष्ट तथा 10 जनों के संघर्ष के विश्वामित्र थे। 10 जनों के संघर्ष के विश्वामित्र पुरोहित थे। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे और 10 जनों के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। आपने दशराज युद्ध के बारे में सुना ही होगा और एग्जाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है ये टॉपिक, दशराज युद्ध के बारे में। तो हम लोग दशराज के युद्ध के बारे में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। दशराज युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। परुस्नी रावी नदी के तट पर दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुस्नी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ और 10 जनों के पुरोहित थे विश्वामित्र, और इसमें सुदास की विजय हुई थी। आर्य कबीला। आर्य कबीला को पूर्व कहता था यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु। अनार्थ कबीले में क्या कहा जाता था? अकिन्न, पंथ, भिलास,
विश्वमति, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। सामाजिक स्थिति, ऋग्वेद समाज में 4 वर्णों में विभक्त। ऋग्वेद समाज कैसे विवर्ण था? ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। व्यवसाय पर आधारित है, उसमें कर्म पे नहीं, व्यवसाय पर आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। उस ऋग्वेद की समाज कैसी थी? ऋग्वेद की समाज पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। परिवार के मुखिया को पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख भी है। ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख भी है। तो हम लोग इतना अभी पढ़े, अभी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। उच्च कोटि के अधिकारी रत्ननी, ये थोड़ा कहीं का एग्जाम में पूछ लेता है। और शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। किस में उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। पुरोहित कौन होता था? जो धार्मिक कार्य करते थे उसे पुरोहित कहलाते। सेनानी जो सेनापति रखते थे उसे सेनापति कहा जाता था। सूत, राजा के सारथी को सूत कहा जाता था। ग्रामीणी, ग्राम के प्रधान को भागदुग्ध, कर संहारता, संग्रहीता, कोपाध्यक्ष, आवापाव, पासे का खेल में राजा का रथ निर्माता, गोविवर्तन, जंगल का प्रधान। गोविवर्तन कौन होता था? जंगल का प्रधान होते हैं। महिषी कौन होता था? मुख्य रानी होती थी। पालागल विसुख दूत मित्र होते थे। युवराज, राजकुमार। ये सब तो आपको जानकारी है ही। प्रमुख तथ्य जानते हैं। सबसे प्राचीन संस्था विदित थी। सबसे प्राचीन विदित उत्तर वैदिक काल में समाप्त। उत्तर वैदिक काल में समाप्त। उत्तर वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त होता था। राजा और सभा समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया था। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अर्थवेद में सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें? अर्थवेद में। राजतंत्र ही शासन का आधार, कहीं कहीं गणतंत्र भी। राजतंत्र ही शासन का आधार और कहीं कहीं गणतंत्र भी उस समय था। उस समय अस्थायी सेना नहीं थी। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा जो कह देता था वही न्याय होता था। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर वसूली शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में ही नियमित कर वसूली शुरू हुई। एग्जाम में पूछा गया है, कर वसूली शुरू किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में है। शुल्क का भाग मात्र 1/16 था। शुल्क जो कर दिया जाता था वो कितना दिया जाता था? 1/16 दिया जाता था। और सामाजिक स्थिति कैसी थी? केवल वैश्य समुदाय कर देता था। कर कौन देता था? केवल वैश्य समुदाय ही कर देता था, जो व्यापारी वर्ग होते थे। और सॉरी, वैश्य मतलब जो निम्न वर्ग लोग होते थे। ऋग्वेदिक की अपेक्षा उत्तर वैदिक में महिलाएं की स्थिति गिरी। ऋग्वेदिक की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति गिरी। ऋग्वेदिक काल में महिला की स्थिति अच्छी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या पूछ रहा है? ऐत्रेय ब्राह्मण में परिवार को पुत्र का रक्षक, पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया है। पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया है। पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया है। जबालोपनिषद में, कौन सा? जबालोपनिषद में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? जबालोपनिषद में 4 आश्रयों का उल्लेख है। चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हुआ, जो कि ऋग्वेदिक काल में ज्ञात नहीं। ये सब ऋग्वेदिक काल में ज्ञात नहीं था। ये सब उत्तर वैदिक काल में हुआ, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में।
हाथी पालतू बनाने का साक्ष्य मिला, हाथी पालतू बनाने का साक्ष्य मिला है। यज्ञ अनुष्ठान को बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्तियों में वृद्धि हुई। यज्ञ अनुष्ठान बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्तियों में वृद्धि हुई थी। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रमुख आधार पर ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वर्णों का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यही मतलब यही ब्राह्मण वर्ग में, यही ब्राह्मण में क्षेत्रीय आगाछ, क्षेत्रीय किसमें? आगाछ वर्ण में वर्ग वैश्य आद्रव, वैश्य किसे का? आद्रव को, शूद्र आधव को। ये सभी हमने डिटेल में पढ़ा। आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। बस आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। हम आपको ये सारे जितना वीडियो आप देख रहे हैं ये सब हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिल जाएगा। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।